Bluetooth mode. यस तो हम लोग 315 में थे और हमने देखा था कि हमको कैसे अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंटिटी की, उसके एनवायरनमेंट की। मैंने बोला था कि स्टेप बाय स्टेप बात करो, पहले उसका समझो नेचर क्या है, ठीक है। नेचर के बाद में उसके ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है, वो कौन सी इंडस्ट्री में रेगुलेटरी फैक्टर में उसको एएफआरएफ कौन सा लगता है, उसके बाद में अकाउंटिंग पॉलिसी वो कौन सी यूज करती है, और लास्ट में मेजरमेंट उसका परफॉर्मेंस की कितना प्रेशर परफॉर्मेंस मेजरमेंट के कारण है उसमें। कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट समझो, इंटरनल प्रेशर भी हो सकता है, एक्सटर्नल प्रेशर भी हो सकता है। आई होप आप ये पॉइंट से कंफर्टेबल हो, ठीक है। हमने एक छोटी सी टेस्ट भी बोली थी 320 के ऊपर, करके आए आप लोग, ठीक है। कौन है जो नहीं किया? सबने किया? हाँ ठीक है। अभी आ जाओ आप पहले अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। अपन यहां तक पहुंच गए थे ना, आपने ये एग्जांपल सबने कर लिए ना, ठीक है, सब लोग कंफर्टेबल है ना। देखो मैं साफ साफ बोलते हूँ, लर्निंग तो करना पड़ेगा, है ना। क्लास में अपन एक रिविजन करा सकते, कंसेप्ट सिखा सकते, लर्न करा सकते, लर्न करने का तरीका करा सकते, लेकिन जब तक आप खुद उसको 7-8 बार नहीं करोगे तब तक वो होगा नहीं, ये फिक्स है। और अभी समझो आज आपने कुछ लर्न किया और कल आपको वो नहीं समझ में आया, नहीं समझ मतलब नहीं लर्न हो रहा है, एकदम से नहीं क्लिक हो रहा, तो खुद को बेचैन मत करना, उतना आसान रहता तो बात ही क्या थी, ठीक है। कम से कम 7 बार, कितने बार? 7 बार वो चीज जब घूमती है तब उसकी लर्निंग बैठती है, ठीक है। घूमेगी, नियत रहेगी तो डेफिनेटली घूमेगी, ठीक है। चलो अभी अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी ऑफ की कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब एंटिटी की जानकारी लेना। क्या वन टाइम ले लोगे क्या? हाँ, आप कोई किसी के अपने फ्रेंडशिप करते हो, एक बार आपने समझ लिया उसका नेचर क्या, आपने फ्रेंडशिप कर लिया, ऑन द गो मालूम पड़ता ना कैसी है वो, वही है। तो द अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिशेस अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये अंडरस्टैंडिंग लेने से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिमाग में आ जाता कि ठीक है इसका नेचर ऐसा है, इसकी जिंदगी में गोल ये है, ऐसे अपने को एक आइडिया आ गया विद इन विच द ऑडिटर प्लान्स द ऑडिट, और उसके हिसाब से हम हमारा काम भी करते हैं, ठीक है ना। उसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्री क्या है, रेगुलेटरी फैक्टर क्या है, परफॉर्मेंस मेजर क्या है, उसके हिसाब से हमने हमारा ऑडिट प्लान बना लिया। हमको आरएमएम मिल गए, सब हो गया, आरएपी हो गया, हमने हमारा ऑडिट प्लान बना दिया, ठीक है, विद दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। एंड एक्सरसाइजेस प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट। ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट के दौरान अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन असेसिंग आरओएमएम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से आरओएमएम असेस करता है तब वो अपना जजमेंट लगाता है। जब वो मटेरियलिटी देखता है 320 के हिसाब से तब वो अपना जजमेंट लगाता है। कंसिडरिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, कंपनी ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी है वो अकाउंटिंग पॉलिसी बराबर है या नहीं है, तभी भी वो अपना जजमेंट लगाता है। आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन में भी नेसेसरी, ऐसे कौन से एरिया है जहां पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन जरूरी है, स्पेशल ऑडिट ध्यान देना जरूरी है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं रिस्क से जुड़ा हुआ पॉइंट है, ठीक है, ये भी वो जजमेंट लगाता है। और लास्ट में जो एविडेंस उसको मिला है वो एविडेंस सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट है या नहीं, वो देखने के लिए भी वो एविडेंस, सफिशिएंट मतलब कि क्वांटिटी बराबर है, एप्रोप्रिएट मतलब उस एविडेंस की क्वालिटी बराबर है ना, उस एविडेंस की क्वालिटी। अब इन्वेंटरी चेकिंग सबसे बढ़िया एविडेंस कौन सा रहेगा, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपने ले लिया है ना, ये मैनेजमेंट से सिर्फ घर पे बैठ के कंफर्मेशन ले लिया, बराबर है इन्वेंटरी, हाँ सर बराबर है, मैं लिख के आपको मेल ही कर रहा हूं, इज द गुड क्वालिटी एविडेंस। Good quality evidence in case of inventory assertion is what, going and observing inventory physical checking, actually doing some physical checking, inspecting the documents of inventory, these are good quality evidence। तो वो जजमेंट लगाने में कि कौन से असर्शन के लिए कौन सा एविडेंस अच्छा है उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। आर यू विथ मी, ठीक है। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और वो बोलता है ये अंडरस्टैंडिंग से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेवलप हो जाती है, लेकिन पूरे ऑडिट के दौरान ऑडिटर को अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। एक बार अंडरस्टैंडिंग ले ली, इसका मतलब ले ली ऐसा है क्या, सलमान खान है क्या,
अपने को पूरा ऑडिट के दौरान अपना जजमेंट लगाना पड़ता है तरह तरह की जगह पे, ठीक है। ये एक 5 स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो। अभी मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन, बोलते बोलते उसको फील भी करना, ठीक है। ऑब्टेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी is a continuous process and it establishes a frame of reference within which the auditor plans the audit and exercises प्रोफेशनल जजमेंट। हो गया, ठीक है। स्टेट सम ऑफ द एग्जांपल्स, स्टेट सम ऑफ द एग्जांपल्स इन दिस रिगार्ड्स। है ना, अंडरस्टैंडिंग से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। और ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट करने में आसानी होती है, जैसे कि असेसमेंट ऑफ आरओएमएम, ठीक है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया कि कौन सी इंडस्ट्री में है, क्या रिस्क है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप आरओएमएम को अपन असेस कर सकते हैं, आरओएमएम को लेके जजमेंट बना सकते हैं। स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस, कहां कहां पे स्पेशल ऑडिट ध्यान देना है, नेचर मालूम पड़ गया, रिस्क मालूम पड़ गया, परफॉर्मेंस मेजर मालूम पड़ गया बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उससे अपने को मालूम पड़ा कहां कहां पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशंस देना है। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी डिटरमाइन करने में कितना हेल्प होगा अंडरस्टैंडिंग लेने से। नेचर, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है, इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री में क्या मटेरियलिटी चालू है, कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, वो कैसे मालूम पड़ेगा, इंडस्ट्री को देख के, ठीक है। तो आरओएमएम, आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या, ठीक है। मैं क्वेश्चन फिर से बोलता हूं हिंदी में, समझना अच्छे से। आप क्या कर रहे हो, आपने 315 के हिसाब से एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली है, ध्यान देना सृष्टि, आपने 315 के हिसाब से एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली है। अब ये अंडरस्टैंडिंग आपने कैसे ली है, आपने एंटिटी का नेचर समझा, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी समझे, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी समझा, इंडस्ट्री रेगुलेटरी फैक्टर्स और एएफआरएफ समझा, और परफॉर्मेंस मेजर समझा। अब वो बोलता है कि ये अंडरस्टैंडिंग लेने से आपको दो हेल्प होते हैं, एक कि आपके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस डेवलप हो जाता है ऑडिट को प्लान करने के लिए, प्लस ऑडिट के दौरान आप तरह तरह के जजमेंट बनाते हो, वो जजमेंट बनाने में आपको आसानी हो जाती है, आसानी हो जाती है, आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाता है। समझ में आई बात, क्लियर है। तो बताइए, कुछ एग्जांपल बताइए कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग लेने से क्या क्या हेल्प हो रही है, अंडरस्टैंडिंग लेने से कहां कहां पे आपको जजमेंट बनाने में आसानी हो रही है। तो सर ये अंडरस्टैंडिंग लेने से मेरे को एक आसानी हो रही है कि मेरे को आरओएमएम असेस करना मेरे लिए आसान हो गया, सर मेरे को स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन बनाना आसान हो गया, ठीक है। सर मेरे को मटेरियलिटी डिटरमाइन करना आसान हो गया। तुम क्या लिख रहे हो, आरओएमएम बनाना आसान हो गया, ठीक है। स्पेशल, अभी आरओएम से जुड़ा हुआ पॉइंट कौन सा है, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, क्या है, क्योंकि आरओएम से तेरे को मालूम पड़ता है कौन सी एरिया में रिस्क ज्यादा है, और स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन तू वहां पे लगाती है, फिर वो तेरे लिए स्पेशल हो जाता है कि यहाँ पे से ज्यादा रिस्क है, इसको हम लोग अलग से ध्यान देंगे इसके ऊपर। तीसरा क्या है, सर मटेरियलिटी डिटरमाइन करने में आसानी हो जाती है। चौथा क्या है, सर मेरे को अकाउंटिंग पॉलिसी, कि कंपनी ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट किया है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो डिटरमाइन करने में आसानी रहती है,
कि सर कंपनी पैरा 46A लगा रही है या नहीं लगा रही एस 11 में, ठीक है। तो वो जजमेंट मेरा बनाना इजी हो जाता है कि कंपनी ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी खुद के लिए सिलेक्ट किया है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। और फिर पांचवा, जो एविडेंस मैं इकट्ठा कर रहा हूं जिसके बेसिस पे मैंने कंक्लूजन बनाया है वो एविडेंस सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट है या नहीं है, इसमें मेरे को आसानी हो जाती है। और ये आसानी क्यों हो रही है सृष्टि, ये आसानी क्यों हो रही है अपने को पांचों चीजों में, क्योंकि हमने अंडरस्टैंडिंग ली है सर, ठीक है। अभी अपने मन में 1 मिनट आंख बंद कर रहा हूं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा उससे कम, और अपने मन में खुद को ये पांचों पॉइंट लॉजिकली बोलो। यू आर अ टीचर एंड यूर मन इज स्टूडेंट। आंख बंद, सबकी आंख बंद। हो गया, ठीक है। कौन कौन 3 पॉइंट रिकलेक्ट कर पाया, हाथ ऊपर जल्दी जल्दी। 3 पॉइंट कर पाए, नहीं कर पाए, और पूरे 5, क्या बात है, ठीक है। अभी मैं रिकलेक्ट करूं, एक आखिरी बात देखो, मेरे लिए इजी है कि मैं नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाऊं, पॉइंट तो समझा दिया मैंने, लेकिन जब तक मेरे को फील नहीं होगा ना क्लास का लर्न हुआ तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अब मैं तुमको बोलता हूँ, मैंने कोई रिवाइज नहीं किया, तुम लोग कर रहे थे, मैं तुमको बोलता हूँ लॉजिकली, मैं पहले सोचूंगा क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन शुभम ये पूछा हुआ है कि तू एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले रहा है, कैसे ले रहा है, नेचर समझ रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी देख रहा है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी देख रहा है, इंडस्ट्री रेगुलेटरी फैक्टर्स देख रहा है, और तू परफॉर्मेंस मेजर देख रहा है। ये अंडरस्टैंडिंग लेने से देखो क्या बेनिफिट होने वाला है, देखो जजमेंट लगाने में क्या हेल्प होने वाली है, ठीक है। देखो ओवरऑल ऑडिट को प्लान करने में क्या हेल्प होने वाली है अंडरस्टैंडिंग लेने से, ठीक है। देखो 5 तरीके से हेल्प होगी। एक, ये देखो असेसमेंट मिलेगा आरएमएम का, असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल रेवेन्यू स्टेटमेंट। उससे क्या होगा कि तेरे को स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन मिलेंगे जो तेरे को ऑडिट के दौरान लगाने हैं, ठीक है। अप्लाइंग स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन स्पेशल एरियाज ड्यूरिंग ऑडिट, ठीक है। उसके बाद में तेरे को मटेरियलिटी डिटरमाइन करने में हेल्प होगा, क्योंकि तू इंडस्ट्री चेक कर रहा है, इंडस्ट्री चेक करेगा तो तेरे को पता लगेगा कि यूजर की कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, तो उसके कारण तेरे को मटेरियलिटी सेट करने में आसानी होगी। उसके बाद में तेरे को आसानी होगी कि कंपनी ने जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी है वो अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन अप्रोप्रिएट है क्या, कंपनी ने खुद के लिए सही पॉलिसी सिलेक्ट करी है क्या, वो तेरे को समझ में आएगा। और पांचवा, सब होने के बाद में जो तूने एविडेंस इकट्ठा किया है वो एविडेंस सफिशिएंट है और एप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग तेरे को मिल जाएगी। बस ये मेरा आखिरी लिमिट है, अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है। आई होप आप लोग उसको अच्छे से लर्न कर लोगे, ठीक है। एटलीस्ट 3 पॉइंट क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अब अपना नया टॉपिक चालू हो रहा है इंटरनल कंट्रोल। 315 खत्म हो गया, 320 खत्म हो गया, एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए हो जाओ, ठीक है। अब आपका ये टेस्ट का पोर्शन रेडी हो गया है, ठीक है। ऑन टिल टिल इंटरनल कंट्रोल मार्क कर लो खुद के पास में, ठीक है। परसों वी आर गोइंग टू टेक द टेस्ट ऑन दिस 7 पेजेस, ठीक है। आपके पास में आज का और कल का टाइम है, गिव योर टाइम टू ऑडिट, रिवाइज सब कर लो, रन कर लो। एएस का टेस्ट कोलाइड नहीं होगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तैयारी करके आना। सर कितने मार्क का टेस्ट रहेगा, कुछ भी नहीं, 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का टेस्ट है, कितना, 3 या 2, ठीक है। ऐसी तैयारी करके आना कि खुद को खुद पे विश्वास ना आए कि ये मैं हूं। सिर्फ 7 पेजेस तोड़ डालना, सोना मत जब तक हुए नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्लैरिटी, वो मत भूलना। सभी लोग हाजिर रहना, सभी लोग टेस्ट देना। वो मार्क्स जो 2 क्वेश्चन में आएंगे वो टोटल चैप्टर 3 के मार्क्स में ऐड होने वाले हैं क्यूमुलेटिव लीडर बोर्ड के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फालतू टेस्ट, ठीक है ना, उनका भी हमने पार्ट पार्ट पर टेस्ट लिया है, ठीक है। पार्ट दे पार्टिसिपेटेड वेरी परफेक्टली एंड नाउ दे आर मोस्ट कंफर्टेबल इन चैप्टर नंबर 3, ठीक है। कोई डाउट, किसी का भी डाउट है, ठीक है। ओके, तो परसों टेस्ट रहेगा, आपको जब जब मौका मिले ऑडिट का पढ़ो और वाइंड अप कर दो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स।
कोई दूसरे लेक्चर में ऑडिट का मत पढ़ना, ठीक है। उसके बाद में लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल वो होता ना कि मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ लेकिन खराब हो गया, दूसरे लेक्चर में ऑडिट का पड़ेगा तो ऑडिट तो पक्का नहीं होने वाला है, प्लस वो भी खराब हो गया। चलो, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कैन प्रोवाइड ओनली रीजनेबल अश्योरेंस। अच्छा, हमने एक लिमिटेशन देखे है, वो लिमिटेशन क्या थे? ऑडिट के लिमिटेशन, इनहेरेंट लिमिटेशन, टेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। वैसा ही लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल है। लिमिटेशन ऑफ कुछ लिमिटेशन ऑडिट के हैं, कुछ लिमिटेशन इंटरनल कंट्रोल के भी बेचारे के हैं, कैमरे के, ठीक है, कि वो सिर्फ एक रीजनेबल अश्योरेंस दे सकता है। क्या दे सकता है? इंटरनल कंट्रोल नो मैटर हाउ इफेक्टिव, कोई मैटर नहीं करता कि इंटरनल कंट्रोल कितना इफेक्टिव है। प्लीज वो गेट भी ओपन कर देना और कुछ लगा दे उसको। इंटरनल कंट्रोल कोई मैटर नहीं करता कि वो कितना इफेक्टिव है, कितना भी इफेक्टिव रहने दे, ठीक है। लेजर की लाइट डाल दे, उसमें अलार्म लगा दे, 4-5 वो जर्मन शेफर्ड खड़े कर दे, कुछ भी कर दे, चोरी तो है, पिक्चर में देखते हैं अपन, चोरी हो जाती, चोर कोई ना कोई तरीका निकाल ही देता। तो इंटरनल कंट्रोल नो मैटर हाउ इफेक्टिव कैन प्रोवाइड एन एंटिटी विथ ओनली अ रीजनेबल अश्योरेंस। बोलो ये सेंटेंस यहां तक जल्दी बोलो, पढ़ो। इंटरनल कंट्रोल नो मैटर हाउ इफेक्टिव can only provide with reasonable assurance, ठीक है। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल हमने क्यों लगाए हैं? ताकि अपन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर पाए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मतलब सब सही रहे, एफएस एएफआरएफ के हिसाब से बने, टाइमली बने, कोई दिक्कत ना हो, ये है एफआर ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के खुद के ऑब्जेक्टिव यही है, तो इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाते हैं आप? वो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो क्या बोलता है? इंटरनल कंट्रोल नो मैटर कितने इफेक्टिव है, वो सिर्फ आपको एक रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं अबाउट अचीविंग द एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। वो किस बारे में अश्योरेंस दे रहा है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बारे में अश्योरेंस दे रहा है। तो वो ऑप्शनल अश्योरेंस दे सकता है क्या? वो सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस। समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। बोलो, ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन जजमेंट डिसीजन मेकिंग में आता है कैसे? रियलिटी इज दैट, ऐसा बोलना है हमारा, रियलिटी इज दैट, बोले सच्चाई तो ये है कि ह्यूमन जजमेंट डिसीजन मेकिंग में फॉल्टी हो सकता है, एंड दैट ब्रेकडाउन्स इन इंटरनल कंट्रोल कैन ऑकर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। बोले इंटरनल कंट्रोल में ब्रेकडाउन ह्यूमन एरर के कारण हो सकते हैं। कोई उदाहरण दे सकता है इसका? तुम कोशिश करोगे तो दे सकते हैं, बहुत इजी पॉइंट है। हाँ बिल्कुल बताइए। नहीं 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 नहीं, एनी एल्स? बोल। ठीक, इंटरनल कंट्रोल तो मशीन है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, और मशीन में ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। कैमरा लगाया, वो कैमरे का एंगल ऐसा है, वो यहाँ का कैप्चर नहीं कर रहा, कैमरे की गलती की ह्यूमन की गलती? ह्यूमन का डिसीजन मेकिंग था ना जी, कैमरे का एंगल ये होना चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग फॉल्टी है, पहला। दूसरा, ब्रेकडाउन इन इंटरनल कंट्रोल कैन हैपन ड्यू टू ह्यूमन एरर, ठीक है। भाई इलेक्ट्रिसिटी गई, तेरा काम था उसको यूपीएस का बैकअप देना, तूने नहीं दिया और उसका ब्रेकडाउन हो गया, तूने नहीं दिया उसका ब्रेकडाउन हो गया, ह्यूमन एरर। समझ में आई बात? समझ में आई ना? अरे मान ले तू गाड़ी चला रहा और गाड़ी में एडास फंक्शन है, क्या है एडास फंक्शन? क्या होता है आजकल बहुत नया आया, ट्रेंड आया, बहुत बहुत ही अच्छा फंक्शन है, एक्सीडेंट रोकने के लिए गवर्नमेंट ने लाई, और एक्चुअली उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो वो फंक्शन क्या होता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी एडास पे चल रही है, तो एडास क्या करता है कि मान लो आपका ध्यान फोन में है, आप गाड़ी चला रहे, आपकी गाड़ी ट्रक को भिड़ रही है, तो एडास वो गाड़ी को रोक देता है, एडास वो गाड़ी को खुद से रोक देता है,
इट्स लाइक अ नॉन लिविंग बीइंग इन द कार, इट विल अप्लाई द ब्रेक, और गाड़ी 100 मीटर 200 मीटर पहले रुक जाएंगी। लेकिन मेरे मेरे कजिन ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ था पिछले 12 साल 15 साल पहले। दे वर गोइंग एट नाइट, ठीक है, फुल फैमिली इन सीडैन, एंड सामने एक ट्रक खड़ा था, ठीक है, दे वर गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 100, ठीक है, एंड उनको ये मिसजज हो गया कि वो ट्रक चल रहा है, बट वो ट्रक खड़ा था, ठीक है, तो वो डायरेक्टली जाके ट्रक के अंदर भिड़ गए, ठीक है। फॉर्चुनेटली ही सेव्ड हिमसेल्फ, वी लॉस्ट 2 फैमिली मेंबर्स, ही सेव्ड हिमसेल्फ, ठीक है, नाउ इज वेरी फिट एंड फाइन, ठीक है, बट दैट एक्सीडेंट विल हॉन्ट हिम एंटायर लाइफ सेल्फ, इन एंटायर हिज लाइफ टाइम। बट इमेजिन अगर एडास होता, तो एडास क्या करता, इमीडिएटली गाड़ी को रोक देता, तुमको मैक्सिमम क्या होता है, झटका आता, ठीक है, एयरबैग खुल जाते हैं, है ना, झटका आता, तुम्हारी लाइफ तो बच जाती, हाथ पैर का ऑपरेशन तो बच जाता, समझ में आ रहा। तो लेकिन तू गाड़ी चला रहा है और तूने वो एडास का फंक्शन, कुछ कुछ गाड़ियों में ना एडास का फंक्शन ऑटो ऑन नहीं होता, तेरे को मैनुअली बटन दबाना पड़ता, और तूने दबाया ही नहीं, अब उसकी गलती की तेरी गलती, तो ये बात है ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। तो हम क्या बोल रहे हैं सर, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का पहला क्वेश्चन क्या है कि इसके लिमिटेशन बताओ, इसकी कमियां बताओ। पहला क्या है, रीजनेबल अश्योरेंस, बोलो नो मैटर, बोलो मेरे में जोर की, नो मैटर हाउ इफेक्टिव इट विल प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस। सेकेंड आता है ह्यूमन एरर इन डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इसके दो पॉइंट है, एक तो ह्यूमन जजमेंट ही फॉल्टी है ना, रियलिटी इज दैट ह्यूमन जजमेंट व्हाइल इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल इज फॉल्टी, समझा, अपने लैंग्वेज बनाएंगे। सेकेंड, ह्यूमन द ब्रेकडाउन इन इंटरनल कंट्रोल कैन हैपन ड्यू टू ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर के कारण ब्रेकडाउन हो सकता है। 2 नंबर पॉइंट हो गया। 3 नंबर, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। ओ हो भयानक की पॉइंट है, पढ़ो, मन में पढ़ो, एक बार मैं तो पढ़ाऊंगा ही, जो भी बच्चे ऑनलाइन भी है तो पहले मन में पढ़ा। हो गया क्या, ठीक है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि मैं करूं, बोल याशवी। ठीक, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, देखो ये जो वो लगा रही है ना, ये दिमाग बहुत अच्छा है, और आप सब लोग लगा सकते हो, नहीं लगा सकते प्रीत, तो लगाओ, उसको चलाओगे तो चलेगा ना, वो नहीं चलाओगे तो इतनी भारी एग्जाम क्लियर कर पाएंगे क्या अपन इंटर की, ठीक है, मैं बताता हूँ, सब लोग चलाओ, गलत ही होगा ना, ठीक है। अभी सुनो, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, मान लो कैमरा है, ठीक है, अब वो कैमरा है ना, हाईटेक कैमरा है, उसका काम है कि उसको है ना हमने फेशियल रिकॉग्निशन दिए हुए कि ये फेसेस है जो इस प्रीमाइसेस में हो सकते हैं, तुम्हारे सबके फेस दे दिए, इसको दे दिए, ठीक है। अब उसका काम क्या है, कोई भी उसको नया फेस दिखा तो ही जनरेट्स, दिस कैमरा जनरेट्स एन एक्सेप्शन रिपोर्ट। मतलब क्या होगा, इसके बैकएंड में कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, पिक्चरों में दिखाते हैं उसका सेपरेट रूम होता है, 15-20 स्क्रीन सामने से, तो प्रिंटर से ऑटोमेटिकली एक प्रिंट आउट आ जाएगी उस आदमी के फेस का, और नीचे नीचे लिखेंगे एक्सेप्शन रिपोर्टेड, कि ये फेस आपके फेशियल रिकॉग्निशन में नहीं है, ठीक है। मान लो वो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, प्रिंट आउट आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, वो प्रिंट आउट ले रहा है, उसको ऐसा फोल्ड कर रहा है, ऐसा करके पेन मार रहा है, उसको पता ही नहीं उसे क्या करना है, उसको लग रहा है, फिर वो अपने मैनेजर को बोला सर ये प्रिंटर खराब हो गया, अपने आप प्रिंट दे रहा है, मैंने कोई प्रिंट का कमांड दिया ही नहीं। उसको गधे को पर्पस पता है क्या, वो प्रिंट आउट क्यों आ रही है, जब तक उसको पर्पस ही नहीं पता, क्या वो इंटरनल कंट्रोल नो मैटर हाउ इफेक्टिव कैन इट हेल्प अस व्हेन द पर्सन गार्डिंग दैट इंटरनल कंट्रोल डजंट नो द पर्पस। उसका काम क्या था, ये जो आदमी फटाक से उठ के जा, देख वो बंदा कौन है, उसे इंक्वायरी कर, वो बोलेंगे अरे मेरे को नंदिश ने बुलाया, ठीक है अब बैठ जा, कोई इशू नहीं है ना। कभी कभी मान लो कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति है, उसका वैसा चेहरा दे रखा है, वो पूरा क्लीन शेव करके आया,
कैमरा कंफ्यूज हो गया तो हम जाके देख लेंगे, अच्छा तू ही है क्या, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे क्या बात को, ठीक है। इट्स अ फन, ऑडिट इज फन, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पहला क्या है सर, वो रीजनेबल एश्योरेंस है। दूसरा क्या है सर, ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है, ह्यूमन जजमेंट कैन बी फॉल्टी, ब्रेकडाउन कैन हैपन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। तीसरा देखो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस, इसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल नो मैटर हाउ इफेक्टिव, द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनल कंट्रोल to be used by the human is not properly used because the person responsible for using that information doesn't know the purpose of the information. खत्म पॉइंट। अब ये पढ़ते हैं, वेयर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जब इंफॉर्मेशन इंटरनल कंट्रोल के पर्पस के लिए प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। कैमरा ने क्यों प्रोड्यूस किया है, वो जाके इंटरनल कंट्रोल कर, जाके बात कर कौन है। वेयर इंफॉर्मेशन जो प्रोड्यूस हुई है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल is not effectively used because the person oblique individual responsible for the information does not understand its purpose and fails to take appropriate action. हो गया ना, सिंपल सा पॉइंट है। 3 पॉइंट हो गए अपने, खुद से बना सकते हैं अपन। पहला है रीजनेबल एश्योरेंस, दूसरा सर ह्यूमन एरर, ह्यूमन जजमेंट, तीसरा सर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चौथा कोल्यूजन अमंग पीपल। पढ़ो जल्दी से। ठीक है, कोल्यूजन अमंग पीपल क्या हो सकता है, कंट्रोल्स कैन बी सरकमवेंटेड, सरकमवेंटेड मतलब कंट्रोल्स को पास बिना मालूम पड़े पास कर देना, सिक्योरिटी गार्ड की नजर में बिना है चुपके से निकल जाना, उसको बोलते हैं कंट्रोल्स सरकमवेंट कर देना। तो बोले 2 या 3 लोग मिलके कंट्रोल्स को सरकमवेंट कर सकते हैं। सर कैसे, मान ले फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेता हूं मैं कैमरे वाला, ठीक है। मान ले कैमरे ने प्रिंट आउट दे दिया एक चेहरे की और लिखता है एक्सेप्शन रिपोर्टेड, एक्सेप्शन रिपोर्टेड, ठीक है। वो जो चेहरा है और जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बेस्ट फ्रेंड्स है, ठीक है। और उन्होंने प्लान ही बनाया था कि तू आना और चोरी करके जाना, ठीक है। 2 और मोर पीपल कोल्यूड हो गए, अब वो प्रिंट आउट पे प्रिंट आउट दिए जा रहा है और ये लिए जा रहा है और लाइटर निकाल के जलाया जा रहा है, और बाद में क्या बोल देगा, कोई प्रिंट आउट ही नहीं आए थे, कोई प्रिंट आउट दिया ही नहीं इंटरनल कंट्रोल, नाम किस पे डाल देगा, समझा, गलती किसकी है, फ्रॉड है ना ये। तो बोलते हैं इट कैन हैपन दैट 2 और मोर पर्सन कैन सरकमवेंट द कंट्रोल बाय कोल्यूडिंग विद ईच अदर, बाय, वो छोड़ो मैनेजमेंट खुद भी फ्रॉड होता है ना, या फिर इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट मतलब गंदा मैनेजमेंट, इनएप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट खुद इंटरनल कंट्रोल को ओवरराइड कर, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट है क्या, ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर है। 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट जजमेंट बाय मैनेजमेंट, एक ह्यूमन जजमेंट था, एक मैनेजमेंट का जजमेंट है, ठीक है। एक ह्यूमन जजमेंट था, एक मैनेजमेंट का जजमेंट है, क्या है, फर्दर इन डिजाइनिंग द कंट्रोल्स, बोलो, एंड इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल्स, मैनेजमेंट मेक मेनी जजमेंट्स on the nature of the control and the extent of the control it chooses to implement। क्या मतलब है यही का इसका, दिव्या, हाँ मैनेजमेंट अपने हिसाब से इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करता है, तो उनके जजमेंट के हिसाब से इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट हो रहा है, तो अभी वो जहां पे लगाएगा वहां पे ये लगेगा,
ये खुद चल के लगे आ गया, इसमें इसकी कोई गलती है क्या? अब एग्जांपल देखो, अब मान लो ये एक ज्वेलरी का शोरूम होता फॉर एग्जांपल, तो आप खुद बताओ एक कैमरा सफिशिएंट है क्या? एक कैमरा काउंटर पर रहना चाहिए, हर एक ज्वेलरी पे एक कैमरा रहना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं कि कितने कंट्रोल लगाने हैं, नेचर ऑफ कंट्रोल, है ना। अब ज्वेलरी का शोरूम है, अपन ऐसा लो डेफिनेशन कैमरा लगाएंगे क्या? अपन हाईएस्ट डेफिनेशन, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाला कैमरा लगाएंगे, नेचर ऑफ कंट्रोल। तो कौन से नेचर का कंट्रोल लगाना है उसी, कौन से कितने एक्सटेंट तक लगाना है, ये किस पर डिपेंडेंट है? मैनेजमेंट। तो बोलता है डिजाइन ऑफ कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मेक्स मेनी जजमेंट। मैनेजमेंट कंजूस है, बोलता नहीं नहीं ये है, एक कैमरे से बहुत हो गया, ठीक है, उसका जजमेंट है, उसको पैसा सेव करना है, उसमें इंटरनल कंट्रोल की गलती है क्या? लेकिन तुम क्या बोलोगे, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं। इंटरनल कंट्रोल क्या करे, ठीक है, क्या नहीं था, इजी था ना पॉइंट, ठीक है, ओके। देखो ये पॉइंट्स अपने को खुद से समझ में आने चाहिए, दिस इज बेसिक इंग्लिश, मैं तो समझाने के लिए बैठा ही हूं, मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्दर आप जब कंट्रोल्स डिजाइन कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो कौन जजमेंट बना रहा है? मैनेजमेंट। तो कितना एक्सटेंट तक लगाना है, कौन से नेचर ऑफ कंट्रोल लगाना है, किस पर डिपेंडेंट है? मैनेजमेंट, ठीक है। सब लोग रेडी रहना, पढ़ते पढ़ते मैं पूछूंगा हर बार, और मेरे पूछने के बाद में अगर कोई पढ़ रहा है तो फिर खत्म बात है। जब मैं पढ़ रहा हूँ या मैं टाइम दे रहा हूँ पढ़ने का, वही टाइम तक को पढ़ना और एनालाइज करना है, दिमाग चलाना चालू कर दो, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कितने कितने पढ़े अपन ने, देखो दो जजमेंट के पॉइंट है। क्या पढ़ रहे हैं अपन? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एक हम पढ़ चुके हैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, वो अलग है। यहाँ पे सर एक तो ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसमें फॉल्टी फॉल्टी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन एरर, इंटरनल कंट्रोल का ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। एक सर मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व है इन डिजाइनिंग द कंट्रोल, इन इंप्लीमेंटिंग द कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद में सर दो दो लोग कोल्यूड कर सकते हैं, कोल्यूजन अपॉन पीपल, इस ये तीनों कारण से वो रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है। क्या दे सकता है? चार हो गए, पांचवा कौन सा है? पर्पस, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पर्पस की, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस, ठीक है। 5 पॉइंट क्लियर एकदम। आगे छठवा पॉइंट, लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉलर एंटिटीज, पढ़ो। हो गया, बोलो कौन बोल रहा, सवाल बता तू। स्मॉलर एंटिटीज में सिंपल है कि लोग कम रहते हैं, एक ही आदमी 10 चीजें परफॉर्म करता, तो बहुत हाई चांसेस है कि कोई कंट्रोल कंट्रोल रहने वाले नहीं है। प्लस उसके अलावा भी जो ओनर मैनेजर है, मतलब जो शॉप का मैनेजर है वही ओनर है, ठीक है, अपनी दुकानें, ठीक है, मे बी मोर एबल टू ओवरराइड द कंट्रोल्स, उसको रोकने वाला है क्या? वो खुद ही कंट्रोल्स को ओवरराइड करेगा, बंद करो कैमरा, ठीक है। तो बिकॉज द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज लेस स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्ड है ही नहीं। डीमार्ट में हो सकता है कि सुनील किराना में डेफिनेटली हो सकता है, क्लियर है। तो ओनर मैनेजर मे बी मोर एबल टू ओवरराइड द कंट्रोल्स, क्योंकि वहां पे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर नहीं है, क्लियर है, ठीक है। यहां पे लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल के सामने आप लिख दो रीजनेबल पर्पस जजमेंट, रीजनेबल पर्पस जजमेंट, ठीक है। कुल मिला के 6 पॉइंट है, 2 पॉइंट जजमेंट के हैं, एक पॉइंट पर्पस का है, एक कोल्यूजन का पॉइंट है जो सबको याद रहता, कभी भूलते ही नहीं, एक स्मॉलर एंटिटीज का पॉइंट है, और एक
रीजनेबल एश्योरेंस का पॉइंट है। सब होने के बाद में रीजनेबल एश्योरेंस, क्योंकि ये कारणों से मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूं सिर्फ, नो मैटर हाउ इफेक्टिव, नो मैटर हाउ इफेक्टिव। एम आई क्लियर टू यू? हो गया ये आंसर? ठीक है ना? ओके, इसका होमवर्क लिख दो, ये एसएनडब्ल्यू करना है। सॉरी सॉरी, इसको टीएसडब्ल्यू लिखो। टीएसडब्ल्यू मतलब क्या रहेगा इसमें? मतलब हम पहले लर्न करेंगे और फिर लिखेंगे। अब यहां से जो ऑडिट का सिलसिला है वो टीएसडब्ल्यू का चालू हो जाएगा। अभी तक जो था वो सब ठीक था, अब यहां से रोज टीएसडब्ल्यू के होमवर्क मिलेंगे। दैट मीन्स आपको वो लर्न करना है, क्वेश्चन लर्न करना है पहले तो, फिर उसका आंसर लर्न करना है, और अब फिर बिना देखे लिखना है। क्लियर है? जितना आप ब्रेक में कर दो उतना आप फायदे में रहोगे, जितना आप घर पे लेके जाओगे उतनी टेस्ट की पढ़ाई कम होगी। आगे, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर को क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग लेना है। किसकी? इंटरनल कंट्रोल की। Although most controls relevant to audit are likely to relate to financial reporting, not all the controls that relate to financial reporting are relevant to audit. यही चीज अपन ने पढ़ी थी बिजनेस रिस्क में, जो इसके पहले का पॉइंट पढ़ा था अपन ने अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, एक पॉइंट था बिजनेस रिस्क वाला। कौन सा पॉइंट था बिजनेस रिस्क वाला? ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी एंड बिजनेस रिस्क। उसमें क्या था कि ऑडिटर को सारे बिजनेस रिस्क देखना है, और लास्ट पॉइंट क्या था? नॉट ऑल बिजनेस रिस्क आर ऑडिट रिस्क। बराबर है ना? ठीक है, वैसा ही यहां पे पॉइंट है कि सारे कंट्रोल्स ऑडिटर के लिए रेलेवेंट नहीं होते। क्लियर है? आर यू विथ मी एवरीबॉडी? ठीक है, प्लीज रिवाइज करते रहना। मैं कैसे बोल रहा हूं समझ में नहीं आ रहा, प्लीज रिवाइज करते रहना। ये सब बेसिक रिवीजन है, ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो लेक्चर होते रहेगा, पीछे का भूलते जाओगे। ठीक है, और बिलीव मी, आपको वैसे भी एक हफ्ते बाद में आप भूलने वाले, हम इसको पकड़ के चलना पड़ेगा। थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करो कि कल के लेक्चर का एटलीस्ट पढ़ के आओ, उतना तो करो। ऐसा बैठे मत रहो। कुछ चेहरे मेरे को दिख रहे हैं जो बिल्कुल बैठे, जिनको कल का कुछ याद नहीं, ऐसा मत करो प्लीज। मैं ऑलरेडी आज आपको लेक्चर मेरा 15-20 मिनट लेट चालू हुआ ना, फिर किसका किसका बैकअप पेंडिंग है कल का? कौन नहीं था इसमें से? सब थे। परसों का कौन नहीं था? आप नहीं थे परसों? आपने बैकअप देखा परसों का? ठीक है, आपको समझ में आया? ठीक है, आप मैडम रिवाइज करके आना। आप टेस्ट में अच्छा करते होंगे, लेकिन अभी इनिशियल टेस्ट हुई है, मेरे को लेक्चर के अंदर आपका रिवीजन चाहिए। आप रिवाइज करके नहीं आते। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद रख रहा हूं उस चीज की। ठीक है, ओके, अभी ये हो गया। अभी कौन सा कंट्रोल ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है? वो ऑडिटर का जजमेंट है। ठीक है, फाइनल कॉल। बात क्या है कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल का सबका अंडरस्टैंडिंग लेना है, लेकिन सारे कंट्रोल्स ऑडिटर के लिए रेलेवेंट नहीं। वो कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर खुद अपना जजमेंट लगाता है। बात खत्म। ठीक है, ये पॉइंट में ये लिखा था। अनुमति है? बोलो आगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन देखा अपन यहाँ, कोई बात नहीं। अब आ जाओ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल। तो पहले है ना, आप अपने नोट्स लाइव है? हाँ, किसके नोट्स बचे हैं? बचने मत देना, नहीं तो फिर तुम्हारा पूरा पेजेस का वो प्रॉब्लम हो जाएगा और टेस्ट की पढ़ाई में होगा भी नहीं। तुम्हारे नोट्स लाइव है? चलो वेरी गुड, अगला पेज ओपन करो फिर, और उसके फ्रेश हेडिंग डालो इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल डाल दिया ना, उसमें है ना। अच्छा, अपना मैप का क्या हुआ? मैंने बनवाया नहीं ना मैप, मैप की जगह छोड़ी हुई है अपन ने। ठीक है, मैं मैप बनवाऊंगा। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, या फिर क्वेश्चन नंबर कंटिन्यू कर सकते हो, वो बेटर है, कंटिन्यू करो जो भी अपना पिछला क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दैट्स इट। अब इसमें 5 एरो निकलेंगे, 6 एरो निकलेंगे, है ना? और 6 एरो के जो 6 एरो निकलेंगे ना, आप उसमें नीचे एक और एरो मत बनाना। आप क्या करना, हेडिंग तो लिख ही देना, और फिर उसके जो 3-4 क्रक्स वर्ड है वो भी हाथों हाथ साथ में लिख देना, ताकि वो पढ़ते से आपको याद आ जाए। बना लोगे? ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ अ पेज या एक पेज छोड़ दो भले उसके लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ मेरे को कि चैप्टर 1 का टेस्ट हुआ अभी तक ऑडिट में?
टू का भी हो गया क्या? हाँ, टू का भी हो गया। तो जो नोट्स हमने बनाई थी, क्या वो नोट से रिवीजन हुआ? जो नोट्स आप बना रहे हो मतलब, क्या वो नोट से रिवीजन हो रहा है? आप रिवीजन कर रहे हो नोट से? ठीक है, मतलब आप क्या पैटर्न यूज कर रहे हो? आप पहले ब्लू बुक से पढ़ रहे होंगे और बाद में नोट से रिवाइज कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं? हाँ, पहले ब्लू बुक पढ़ रहे हैं और फिर टेस्ट के पहले। देखो, वो जो नोट्स है वो आपकी लर्निंग के लिए बनाई हुई नोट्स है। ठीक है, किसी किसी को ब्लू बुक से पढ़ने से लर्न होता है तो वो वैसा पढ़े, किसी किसी को नोट से लर्न होता है वो नोट से पढ़े। मेरा काम है नोट्स बनाना। अगर मैं नोट्स नहीं बना तो मेरे को लिखवाना पड़ता ही था। ठीक है, वो नोट्स बनाने का फायदा सी दिखता है कि आपका बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्विक रिवीजन के लिए नोट्स जरूरी है। मतलब वो नोट्स भले ही वो एक पेज में एक क्वेश्चन है, लेकिन वो ऐसे घूमने वाला है, 6 पॉइंट और उसमें सब पॉइंट्स। ठीक है, तो इट इज अ गुड प्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स फॉर लर्निंग, फॉर इमेज मेमोरी। ठीक है, तो चैप्टर 2 के लिए यूज किया कि नहीं किया? क्योंकि 3 के लिए और बड़ा बनने वाला है। ठीक है, किस किसने सिर्फ ब्लू बुक से किया? अच्छा, सिर्फ ब्लू बुक से लर्न किया। ठीक है, नहीं, लर्न रिवीजन भी ब्लू बुक से किया। ठीक है, और किसने नोट से किया? रिवीजन, फ्लैश रिवीजन अपने रजिस्टर से। ठीक है, तो जिसको, हाँ, जिसको जो पैटर्न हेल्प कर रहा है वो पैटर्न आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, लेकिन बनाना कंपलसरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लर्निंग के लिए बना रहे हैं। अगर तुम उसको रिवीजन के लिए बाद में नहीं भी यूज करो, तुम्हारी इच्छा है। लेकिन मैंने हर बार बोल रखा है कि जब आप घर पे इसको लिखने वाले हो आंसर को, तो आप कैसे लिखने वाले हो? लर्न करके लिखने वाले हो। कैसे? तो इन एनी केस अपने को लर्न करने की, इस कारण से तुम्हारा वो राइटिंग हो जा रहा। ठीक है, चलो, उसके बाद में मैं आता हूं अगला टॉपिक, विच इज कंट्रोल एनवायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या है? अच्छा, मैं अगर आपको पूछूं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ बाइक, तो क्या क्या रहेगा? इंजन और चेसिस। चेसिस तो रेगुलेटरी वो है, ऑब्लिगेशन है। चेसिस इंजन ही चेसिस है ना? अरे नहीं नहीं, इंजन तो उसके ऊपर ही आता ना। अच्छा चल, ठीक है, स्केलेटन बोल, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। टायर्स और बॉडी, बॉडी है ना, बॉडी, हेडलाइट और, बोलो ना यार, सीट और सस्पेंशन और ब्रेक बॉडी में आ गया ना। वायरिंग, गियर बॉक्स, कोई मशीन में आ गया, समझ लो। तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? कोई भी चीज कैसे बनी है। तो आप ये बोल सकते हैं, अच्छा हो गया, वो हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना उसके। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, हम ये मैं बोल सकता हूं ना कि बाइक अपने आप में कुछ नहीं है। बाइक इज अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल दिस पार्ट्स। यस, इन द सेम सेंस इंटरनल कंट्रोल अपने आप में कुछ नहीं है। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल, दीज आर द, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो हम बार बार इंटरनल कंट्रोल बार बार बोल रहे हैं, वो एक्चुअली बना कैसे है, पैदावार कैसे हुई उसकी। ठीक है, देखो चलो, सबसे पहला कौन सा है? कंट्रोल एनवायरनमेंट। कौन सा है? दूसरा, एंटिटी का रिस्क असेस करने का प्रोसेस। तीसरा, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन। चौथा, कंट्रोल एक्टिविटीज। और पांचवा, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। ये पांचों को मिला के बनता है इंटरनल। ठीक है, एक एक करके चालू करूं, थोड़ा लेंदी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो, हाँ, ठीक है। कंट्रोल एनवायरमेंट, आर यू विथ मी? द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरमेंट। ऑडिटर क्या करना है? कंट्रोल एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेना है। ठीक है, कंट्रोल एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेना है। एज अ पार्ट ऑफ ऑब्टेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग, मतलब कंट्रोल एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर
मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड एंड मेंटेन द कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। प्लीज, मैं चालू करने के पहले आपको बोल रहा हूं, मेरे को आपका जबरदस्त पार्टिसिपेंट लगेगा और कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो मैं कंट्रोल्स पढ़ा नहीं सकता ये, ठीक है। अगर आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, दिस इज वन ऑफ द आइटम जो मैं मे 27 की प्री बैच का कभी नहीं भूल सकता टिल डेट। भयानक तरीके से लर्न किया हम लोगों ने इसको, ठीक है। इसके पहले का तो आप लोग टोटली मैच हो या आप लोग 1% ऊपर ही हो, लेकिन इसमें जब मैंने उनको बोला, दे वर रॉकिंग इट। मेरे को आप लोगों का पार्टिसिपेशन, क्लास लर्निंग और फोकस चाहिए, तो ये होगा, ठीक है। बड़ा है, छोटा पार्ट नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एनवायरमेंट, कंट्रोल एनवायरमेंट क्या है? द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरमेंट। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर को ये दो चीज इवैल्यूएट करनी है। फॉर ऑब्टेनिंग दिस अंडरस्टैंडिंग द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट टू थिंग्स। पहला, मैनेजमेंट हैज क्रिएटेड एंड मेंटेन अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। मैनेजमेंट ने अपनी कंपनी में ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर का कल्चर मेंटेन किया, क्रिएट किया है, ठीक है। मैनेजमेंट खुद सीरियस है उस चीज को लेकर, मैनेजमेंट खुद सीरियस है उस चीज को लेकर। मतलब क्या होता है? अब ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या है कि भाई जिसने भी कुछ भी काम किया, ठीक है, तो वो अपने काम पे अपनी साइन करे, ठीक है। कोई भी अगर गलती हुई तो उसका ओनर्स ले कि हाँ मेरे से गलती हुई, ही हैज टू बी ऑनेस्ट। मैनेजमेंट खुद भी ऑनेस्ट है। मान लो फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट ये कल्चर कैसे मेंटेन करता है कि कोई, मान लो मैनेजमेंट ब्रीफ कर रहा है एम्प्लॉइज को, मैनेजमेंट खुद बोल रहा है एडमिट वी एडमिट दैट वी वर फॉल्टी, वी एडमिट दैट वी हैव मेड सम बैड स्ट्रेटजीज, बट वी आल्सो एडमिट दैट वी आर गोइंग टू इंप्रूव इट। आप सोचो, ये सेंटेंस बोलते सही एम्प्लॉय से कॉन्फिडेंस कितना जबरदस्त हो जाएगा ना कि यार सर तो खुद ऑनेस्टी के बारे में, सर ने खुद कन्फेस किया कि हमने पास्ट में गलत डिसीजन लिए, सर ईगो में नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो मैनेजमेंट इज क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर। एथिकल रहना है, ठीक है। कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाएगा, ठीक है। कोई यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं करेगा। मैनेजमेंट ने क्या है, कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा और मैनेजमेंट उसको प्रमोशन दे रहा, कोई व्यक्ति जो भर भर के काम कर रहा और मैनेजमेंट उसको कोई प्रमोशन नहीं दे रहा, तो क्या मैनेजमेंट एथिकल बिहेवियर कर रहा? क्या? तो कंट्रोल एनवायरमेंट स्टार्ट्स विथ मैनेजमेंट, ठीक है। तो पहले क्या बोला उसने? ऑडिटर को कंट्रोल एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेना है और वो अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए उसको दो चीज वैल्यूट करनी है, ठीक है। पहली चीज कि मैनेजमेंट ने ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर का कल्चर क्रिएट और मेंटेन किया। क्या क्रिएट करना? मतलब बना देना। मान लो तुम जैसी आते हो, फॉर एग्जांपल तुम एम स्क्वायर में चढ़े, हाँ, और चढ़ते से तुमको सब जगह भी दिख रहा है यूर एग्जाम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यूर गोल इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप नीचे से ऊपर तक आ रहे हैं और आपको ऐसे स्लोगन्स दिख रहे हैं, तो आपको बार बार हैमरिंग होगी ना उस चीज की, आप खुद सेल्फ ओरिएंटेड रहोगे। आप मान लो टाइम पास भी कर रहे हो और आपको वो स्लोगन दिख लिया, तब क्या लगेगा? चलिए हमें पढ़ने आता है, बराबर बात है ना। तो एक होता है कि वन टाइम बोल के छोड़ दिया, एक होता है कि बार बार आपका लैपटॉप काम कर रहे हो कंपनी पे, उसका स्क्रीन सेवर है, योर कंपनी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सेंस ऑफ ओनरशिप फील होगा, भले ही आप एम्प्लॉय रहोगे, लेकिन आपको क्या लगेगा कि यार बात तो सही है, ये कंपनी मेरी सैलरी भर रही है, मतलब ये कंपनी मेरे जिम्मेदारी है। समझ में आया क्या पॉइंट? प्यारा पॉइंट एकदम, ठीक है ना? ओके। द स्ट्रेंथ इन कंट्रोल एनवायरमेंट, द स्ट्रेंथ इन कंट्रोल एनवायरमेंट एलिमेंट्स collectively provide an appropriate foundation for the other components of internal control। ये पॉइंट में समझाता हूं। हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बराबर है, ठीक है। और कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है? ये सबने बोलना चाहिए जोर की, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है? कंट्रोल एनवायरमेंट इज लाइक हार्ट, इज लाइक इंजन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। बाकी सारे पार्ट्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। एक बाइक, सीट है, टायर है, ब्रेक है, सब कुछ है, सस्पेंशन है, इंजन ही नहीं है।
वो बाइक कुछ बाइक है क्या? तो कंट्रोल एनवायरनमेंट उसका इंजन है। तो वो बोल रहा है कि जितना स्ट्रेंथ रहेगा कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स में, जितना स्ट्रेंथ रहेगा कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स में, उतना ही एप्रोप्रिएट फाउंडेशन मिलेगा दूसरे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूं, जितना स्ट्रेंथ कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट में रहेगा उतना ही प्रॉपर एप्रोप्रिएट फाउंडेशन आप बाकी के कंपोनेंट्स को देने वाले। इसमें स्ट्रेंथ है तो ये सब अच्छे रहेंगे। इंजन ही फॉल्टी है तो बाइक कितनी, इंजन ही फॉल्टी है। बराबर बात है ना? गलत बोल रहा हूं मैं? सही है ना? बस यही बात है। तो ये दो पॉइंट इंट्रोडक्टरी पॉइंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट के। कभी भी एग्जाम में अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आया, विच इज वेरी मच पॉसिबल, तो आप देखते होंगे मेरे सजेशन आंसर में भी देखते होंगे कि पहले 3-4 लाइन का पैराग्राफ होता है और फिर नीचे आंसर होता है। वो 3-4 लाइन का पैराग्राफ ये है अनुश्री। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्वेश्चन आया तो पहला क्या बोलोगे? बिना देखे अपनी लैंग्वेज पहला क्या बोलोगे? उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो बोलो ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलेंगे? इवेल्युएट टू थिंग्स। फर्स्ट, honesty and ethical behavior. Second, strength of control environment element. बाकी सेंटेंस खुद बनाना है। ठीक है, वापस से कंट्रोल एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या है? ठीक है, सबसे पहला ऑप्टन अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर, और थर्ड इवेल्युएट टू थिंग्स। ऑप्टन अंडरस्टैंडिंग बोलो, सेकेंड है इवेल्युएट टू थिंग्स, फिर उसमें फर्स्ट है ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर, सेकेंड है स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट। क्लियर है? हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो। देखो ऐसा कर देना, एक ऐसा कर देना और हेडिंग डालो कंट्रोल एनवायरनमेंट। अपन एक, हाँ नहीं, अपन एक कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल लिखा क्या? नहीं ना, सॉरी, हेडिंग डालो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। हो गया कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसमें पहला डालो कंट्रोल एनवायरनमेंट। देखो सुनो, इसके लिए जगह छोड़ देना, ये लर्न करके बना देना। ठीक है, 3-4 लाइन छोड़ दो, फिर लिखो कंट्रोल एनवायरनमेंट। सेंटर में ना, सेंटर में कंट्रोल एनवायरनमेंट, और कंट्रोल एनवायरनमेंट के सामने लिख दो ए अल्फाबेट में। ठीक है, हो गया ना? अब उसमें ना 2 एरो निकालो फटाफट ऐसे। पहला लिखो ऑप्टेन अंडरस्टैंडिंग, दूसरा लिखो इवेल्युएट टू थिंग्स। उसमें लिखो, उसमें 2 एरो निकालो और लिखो पहला ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर, दूसरा स्ट्रेंथ इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। पता है, मैं अगर इसको लर्न करता ना टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए, तो मैं कैसे करता ना, मैं पहले ब्लू बुक को बाजू में रखता, अपने नोट्स को बाजू में रखता। ठीक है, मैंने फटाफट फटाफट पहले ब्लू बुक से वो आंसर लर्न कर लिया, समझ लिया, फिर फटाफट मेरे बाजू में वो ओपन ही है, उससे मैंने क्विकली जो की पॉइंट्स है वो मैंने रिव्यू कर लिया।
फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर ऐसे मेरा एक बार हो गया। अब मैं अगली बार ब्लू बुक को बंद कर देता और मैं इसको फटाफट, क्योंकि मेरे को याद रहता है इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें था, ये मेरे फ्लैश रिविजन, इस तरीके से इसको यूज कर सकते। उसके अलावा ना मैं एक और चीज करने वाला हूँ मोस्टली, ठीक है, कि मैं ब्लू बुक से रिविजन सेशन लेने वाला हूँ, मतलब मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, ठीक है, फ्रॉम द ब्लू बुक। तो जो चैप्टर आपका अभी समझो 12-15 घंटे में हो रहा है, उसको हम लोग 60 मिनट्स या 90 मिनट्स में क्विकली रिवाइज और वो करने वाले फ्रॉम ब्लू बुक, ठीक है। मेरी खुद की चार्ट बुक भी है एक, जो ओल्ड कोर्स में थी, ठीक है। न्यू कोर्स के लिए मैंने सॉफ्ट कॉपी में बना रखी है, पर जैसे मैंने बोला कि ऑडिट में चार्ट बुक ऐसी नहीं बन सकती, क्योंकि ये बहुत कम कंटेंट है, ये तो फ्लैश रिविजन है। वो चार्ट बुक का फायदा ये है कि बहुत लिमिटेड साइज में, अल्फाबेट साइज में, एक ही पेज पे बहुत सारे क्वेश्चंस लैंडस्केप में कवर रहेंगे। तो मेरे जो पिछले रिवीजन लेक्चर थे वो उस चार्ट बुक से थे, उससे बहुत लोगों का हेल्प हुआ था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ब्लू बुक से रिवीजन सेशन लूं, तो इट इज पेंडिंग फॉर माय डिसीजन कि मेरे को किससे लेना है, ठीक है। चलो, इन एनी केस ये हो गया कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब हमको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मिल गया, ठीक है, कि उसको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, और उसके लिए दो चीज इवैल्यूएट करनी है, ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर, और उसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स। अब ये कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं? अब इंजन है, इंजन के एलिमेंट होते हैं ना, पिस्टन होगा, ये होगा, और भी चीजें होंगी जो भी होंगी। इंजन बना है 10-12 चीजें से, करेक्ट है। तो ये देखो, ठीक है। पहला क्या है? फर्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। क्या है? कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। इसको जरा अपन तोड़ते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज मतलब जो वैल्यूज अपन रखेंगे कंपनी में वो कम्युनिकेट करना। मैनेजमेंट को एथिकल वैल्यूज और इंटीग्रिटी के बारे में कम्युनिकेट करना चाहिए ना, बोलते रहना चाहिए ना बार बार, ठीक है। और एनफोर्स करना मतलब अगर कोई इंटीग्रिटी से काम नहीं कर रहा उसको पेनलाइज करो। कोई भी चीज एनफोर्स कब होती है? ठीक है, जब वो नहीं करने में कुछ पेनल्टी होती, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स कैनॉट राइज अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल हु क्रिएट, एडमिनिस्टर एंड मॉनिटर देम। क्या पॉइंट है, वाह 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 वाह। बोलता है इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस कैनॉट राइज अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन हु क्रिएटेड द इंटरनल कंट्रोल, हु इज एडमिनिस्ट्रिंग द इंटरनल कंट्रोल। अरे भाई, जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा है, ठीक है, अगर उसकी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज है, अगर उसका ही फ्रेंड चोर है, तो इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस बढ़ सकती क्या? तो बोल रहे इंटरनल कंट्रोल की जो इफेक्टिवनेस है वो कहां तक सीमित है? जो पर्सन उसको यूज कर रहे हैं, जो पर्सन ने उसको क्रिएट किया है, जो पर्सन उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी एथिकल वैल्यूज क्या है, उस पर इंटरनल कंट्रोल डिपेंडेंट है। वो चोर, तो इंटरनल कंट्रोल कुछ कर पाएगा क्या? कुछ कर पाएगा क्या? तो इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैनॉट राइज अबाउट द integrity of the people who create, administer and monitor them। ठीक है, क्लियर है? दूसरा पॉइंट, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स। क्या पढ़ रहे हैं? मतलब समझ रहे ना, पहले कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल 5, उसमें पहला उसका दिल का नाम कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसके अंदर भी एलिमेंट्स है 4-5। बस दिस मेक्स दिस एंटायर पार्ट लिटिल बिट लेंथी। तब अपन पहले के अंदर के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यू करो, ध्यान है, ध्यान मत कदम कम करना, ठीक है। द एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल management's actions to eliminate or mitigate incentives
that might prompt personnel to engage in dishonest or illegal acts. To engage in, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल. पर्सनल का मतलब क्या होता है? पीपल, एम्प्लॉइज. ठीक है. अभी वो क्या बोलता है कि बोलता है इंटीग्रिटी का एनफोर्समेंट. काय का? ये इंटीग्रिटी का एनफोर्समेंट, इसमें बेसिकली क्या इंक्लूड होता है? इंटीग्रिटी ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू इंक्लूड्स, फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट क्या एक्शन ले रहा, मैनेजमेंट क्या एक्शन ले रहा, मैनेजमेंट क्या एक्शन ले रहा एलिमिनेट करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए द इंसेंटिव्स. सर इसका मतलब देखो, ज्वेलरी का शोरूम है. ठीक है, ज्वेलरी का शोरूम है, आपके लॉकर में पूरी ज्वेलरी पड़ी है. ठीक है, लॉकर पूरा खुला है, कोई भी कैमरा वहां पे नहीं है, कोई भी कैमरा वहां पे नहीं है, ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड है. ठीक है. अब जो एम्प्लॉय वहां पे काउंटर पे बैठे हैं, है ना, अब मेरे को बताओ, उनकी बार बार नजर जाएगी वो तिजोरी पे, पूरी खुली है, ना कोई कैमरा है, ना कोई गार्ड है, तो दिस इज एन इंसेंटिव फॉर देम. छुपके से जाओ और चोरी कर लो. बराबर है? करेक्ट. इंसेंटिव बोलो, टेम्पटेशन बोलो. करेक्ट है. तो मैनेजमेंट ऐसे इंसेंटिव्स को मिटिगेट करने के लिए क्या कर रहा है? एलिमिनेट करने के लिए क्या कर रहा है? एलिमिनेट करना मतलब तिजोरी को शोरूम से निकाली दो, तिजोरी कोई दूसरे लोकेशन पे रहेगी. जब तिजोरी यहां रहेंगी ही नहीं तो सवाल ही उनका टेम्पटेशन का. अगर तिजोरी यहां है तो तिजोरी बंद रहेगी, उसके बाहर 2-3 वॉचमैन रहेंगे, अंदर 10-12 कैमरे रहेंगे, और तिजोरी में अंदर जाने के लिए आपकी रेटिना स्कैन होगी. इसको बोलते हैं एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी. क्या बोलते हैं? तुम जबरदस्ती अगर उसको टेम्प्ट करोगे, ठीक है, तो वो इंटीग्रिटी या एथिकल वैल्यूज कभी इंप्लीमेंट हो पाएंगे क्या? बस वही वाली बात. क्लियर है? तो हम पढ़ रहे हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट. क्या पढ़ रहे हैं? उसके एलिमेंट्स. उसका पहला एलिमेंट्स क्या है? कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट. बोलो एक और बार, एक और बार, एक और बार. इंटीग्रिटी का और एथिकल वैल्यूज का. किसका? उसमें पहला पॉइंट क्या है कि इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस कैन नॉट राइज अबव द इंटीग्रिटी ऑफ द पीपल हु आर एडमिनिस्ट्रेटिंग या क्रिएटिंग देम. जो लोग इंटरनल कंट्रोल को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उनकी इंटीग्रिटी, उनके एथिकल वैल्यूज के ऊपर इंटरनल कंट्रोल का इफेक्टिवनेस नहीं जा सकता. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है एनफोर्समेंट को लेके. किसके लेके? एनफोर्समेंट को लेके पॉइंट क्या है कि द एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी इंक्लूड्स, फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट्स एक्शन टू एलिमिनेट और मिटिगेट क्या? द इंसेंटिव्स टू द पर्सनल टू एंगेज इन डिसऑनेस्ट एक्ट. ठीक है, उनका अगर कोई इंसेंटिव है, उनको अगर कोई इंसेंटिव है कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में एंगेज होने का, तो वो इंसेंटिव को ही मिटिगेट कर दो, वो इंसेंटिव को ही एलिमिनेट कर दो. समझ में आया? यहां पे आप बाजू में लिख दो खुली तिजोरी. राइट में खुली तिजोरी. उसके बाद में देखो द कम्युनिकेशन ऑफ एंटिटी पॉलिसीज. क्या पढ़ो? सबको पढ़ना पड़ेगा 2-3 बार. 1 2 3 स्टार्ट. The communication of entity policy. वापस से पढ़ो. The communication of entity policy. एक और बार. The communication of entity policy. बस. एंटिटी के पॉलिसी का कम्युनिकेशन. काई की पॉलिसी? ऑन इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज. बोलो On integrity and ethical values. एक और बार बोलो. On integrity and ethical values. एक आखिरी बार बोलो. On integrity and ethical values. अब पूरा पढ़ते हैं. पढ़ो. The communication of entity policy on integrity and ethical values. समझ गया? एंटिटी की पॉलिसीज का कम्युनिकेशन, और वो पॉलिसी काय पे है? इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज पे. मे इंक्लूड कम्युनिकेशन ऑफ बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स टू पर्सनल. मे इंक्लूड कम्युनिकेशन ऑफ बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स टू द पर्सन. ये कैसे आपको बिहेव करना है. अब मैं तुमको सच्ची बताता, आप जब एग्जाम में बैठोगे आपको याद आएगा कि आपको सिर्फ क्या याद आएगा? कम्युनिकेशन करना है आपको एंटिटी की पॉलिसी का, और काय की पॉलिसी? इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज. तो वही लाइन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद का आप मन से लिख सकते हो. आपने बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं भी लिखा, आपने उसके बाद में क्या लिख दिया? कम्युनिकेशन ऑफ एंटिटी पॉलिसीज ऑन
इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज विल प्रमोट हेल्दी कंट्रोल एनवायरमेंट। खत्म। कुछ भी लिख दो ना, आपको सिर्फ अंडरलाइन ये करना है। समझ में आ रहा है ना? बस यही ऑडिट है। आप अगर बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स लर्न करने जाओगे तो हो सकता है आपको फिर पूरा पॉइंट ही वो। तो इंपॉर्टेंट चीज लर्न करनी है, आगे पीछे का एटमोस्फेयर बना लेना, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज भूलना नहीं है, ठीक है। चलो फाइनली हम कंट्रोल एनवायरनमेंट का पहला एलिमेंट कर चुके हैं। क्या नाम है? बस ये हेड पॉइंट्स नहीं भूलना, एटलीस्ट ये हेड पॉइंट्स के लिए तो नोट्स काम आएंगे। हेड पॉइंट्स नहीं भूलना। कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट काय का, इंटीग्रिटी एंड एथिकल। अब ये जब कंट्रोल एनवायरनमेंट्स के एलिमेंट्स के पॉइंट बनाओगे, ऑप्शन बनवाऊंगा मैं, तो उसमें आपको सिर्फ हेडिंग लिखनी है। क्या लिखनी है? सिर्फ हेडिंग। तो पहला आ गया सर कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। इसमें देखो 3 पॉइंट है, ये मेंशन कर देना तुम्हारे नोट्स में। 3 पॉइंट है। एक पॉइंट एनफोर्समेंट को लेके है, उसमें क्या बोला? एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज इंक्लूड्स फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट एक्शंस टू एलिमिनेट और मिटिगेट द इंसेंटिव्स, ठीक है, और टेम्पटेशन फॉर द पर्सन। ये हो गया एनफोर्समेंट, क्यों तिजोरी को हटा दो, ठीक है। उसके बाद में कम्युनिकेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑन इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज विल हेल्प एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। खत्म बात। उसके बाद में पहला पॉइंट ना कम्युनिकेशन को लेके था ना ही एनफोर्समेंट को लेके था, वो एक जेनरिक पॉइंट इंटरनल कंट्रोल को लेके था कि इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्या पॉइंट है? तो आप जब हेडिंग लिखोगे ना, इसकी हेडिंग रहेगी इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैन नॉट राइज अबव। बोलो एक और बार, एक और बार, ठीक है ना? ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये आपके हेडिंग होगी। क्लियर है? ठीक है, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट का पहला एलिमेंट हो गया, ठीक है। मैं सिर्फ अभी देखो कंट्रोल एनवायरनमेंट के कुल मिला के 6 एलिमेंट्स है, मेरे ख्याल से 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर अपने नीचे का चालू होगा, है ना? तो अभी मैं 10:45 हो गए, ब्रेक तो लंबा मिल ही गया था। आपका ब्रेकफास्ट खाना बाकी है क्या? अच्छा, मैम का क्लास कितने बजे रहता है? 7:15, 11:15, ठीक है। एक कराया तो बस बी वाला, 2 ही लाइन का है वो, ठीक है। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट टू वापस से, वापस से। अब इसका अगर आप हिंदी में अर्थ पकड़ो तो आपका कमिटमेंट कॉम्पिटेंस को लेके क्या है? आपका कमिटमेंट, अब मैं उसका आपको उदाहरण बोलता हूँ, ठीक है। मान लो आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, अब नंदीश है, ठीक है, उसको 22-25 में 14 मार्क मिल रहे, ठीक है। उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो सेटिस्फाइड हो जाए कि मेरे को 60% मार्क्स मिल गया, ठीक है, या तो वो घर पे जाके खुद से रेस्टलेस रहे कि मेरे को 22 में से 20 क्यों नहीं आ रहे, या मैं टॉप पे क्यों नहीं आ रहा। उसके पास 2 ही रास्ते हैं। अगर उसने दूसरा रास्ता चूज किया तो ये क्या है? कमिटमेंट टू क्या है? पॉइंट समझो। मैटर सच एज, बोलो, मैनेजमेंट कंसिडरेशन, वापस से पढ़ो एक और बार, ठीक है। काय का कंसिडरेशन? ऑफ द कॉम्पिटेंस लेवल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब एंड हाउ दोस लेवल्स ट्रांसलेट इनटू रिक्विजिट स्किल्स। बहुत ही प्यारा पॉइंट। मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस को लेके क्या कमिटमेंट है, प्लीज ध्यान से सुनना, ये आखिरी पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारा पॉइंट है कि मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस को लेके क्या कमिटमेंट है। अब से फॉर एग्जांपल वो कैमरा लगा था, ठीक है, चलो वो कैमरा वाला छोड़ दो, ठीक है, चलो कैमरा लगा था, उसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड बैठा था, उसको लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस थी। क्यों? क्योंकि हमने उसको कहीं अरा उठा के लेके आए, ठीक है, ही इज नॉट एजुकेटेड, ठीक है, बस उसको हमने वर्दी पहना दी, बैठ गया, ठीक है। तो मैनेजमेंट अगर ये काम करता है तो मैनेजमेंट खुद कंट्रोल एनवायरनमेंट को गंदा कर रहा है, और कंट्रोल एनवायरनमेंट गंदा तो बाकी के कंपोनेंट्स भी गंदे। तो मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट का क्या कंसिडरेशन है, मैनेजमेंट का क्या कंसिडरेशन है कि पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या स्किल लगने वाली है, पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या स्किल। तो पहली चीज है पर्टिकुलर स्किल फॉर द पर्टिकुलर जॉब, स्किल फॉर द पर्टिकुलर मतलब रिक्विजिट स्किल फॉर द पर्टिकुलर जॉब। रिक्विजिट मतलब क्या स्किल रिक्वायर्ड है।
अब मैनेजमेंट बोलता है कि यार अगर जो कोई बंदा यहाँ पे बैठा है कैमरे के पीछे, उसका मिनिमम स्किल इतना होना चाहिए कि वो कम से कम एमकॉम पास होना चाहिए, ठीक है, उसने हमारी कोई एंट्रेंस टेस्ट है कंपनी की वो पास करती होनी चाहिए, ठीक है, ये है रिक्विजिट स्किल, ठीक है। अब उसके बाद का पॉइंट क्या है कि हाउ दिस रिक्विजिट स्किल, मतलब रिक्विजिट स्किल का मतलब क्या है, मैनेजमेंट क्या बोलता है कि उसको डेस्कटॉप आना चाहिए, उसको प्रिंट आउट निकालते आनी चाहिए, ठीक है, उसको एनालिटिकल दिमाग होना चाहिए, ये क्या है रिक्विजिट स्किल। एंड हाउ दिस रिक्विजिट स्किल ट्रांसलेट इनटू सॉरी हाउ दिस लेवल्स ट्रांसलेट इनटू रिक्विजिट स्किल, मतलब ये जो लेवल होना अपने को डेस्कटॉप आना चाहिए, प्रिंटर निकालते आना चाहिए, ठीक है, एनालिटिकल माइंड होना चाहिए। अब ये रिक्विजिट स्किल में कैसे ट्रांसलेट होगा, डिग्री कि उसके पास में एमकॉम की डिग्री होना चाहिए, जिसके पास में एमकॉम की डिग्री है उसको लैपटॉप चलाते आएगा, प्रिंटर निकालते आएगा, एनालिटिकल माइंड भी होगा, दैट्स इट। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट टू वापस से Commitment to competence. वापस से Commitment to competence. इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट कंसिडरेशंस It includes management consideration फॉर अ for a कॉम्पिटेंस लेवल competence level फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, or a particular है job. ना। मैनेजमेंट का क्या कंसिडरेशन है कि कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या कॉम्पिटेंस लेवल चाहिए, क्या कॉम्पिटेंस लेवल चाहिए, और कैसे वो लेवल को वो रिक्विजिट स्किल में तब्दील कर रहे हैं, मतलब वो लेवल के बंदे को हायर कर रहे हैं। अभी किसी को मान लो एफएस बनवा, अपनी कंपनी को हमको एफएस बनाने के लिए लोग चाहिए, उसके लिए कॉम्पिटेंस लेवल क्या चाहिए, उसको बैलेंस शीट आनी चाहिए, पीएनएल आना चाहिए, उसको एएस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, उसको सारे एएफआरएफ का नॉलेज होना चाहिए। अब उसके लिए रिक्विजिट स्किल क्या है, सी है। समझ में आया बात, पक्का। ये एग्जांपल लिख दो बाजू में, साइड मार्जिन में लिख दो ब्लू बुक में। ठीक है, देन ये दो पॉइंट कंट्रोल एनवायरनमेंट की करें। आखिरी में बोल दो, पहला पॉइंट क्या था, Communication and enforcement. कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड Enforcement. दूसरा कमिटमेंट टू, दोनों पॉइंट सी के, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, ठीक है। आखिरी बार जाने के पहले इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, उसके सिर्फ हेड पॉइंट्स बोल दो 6, ठीक है। नहीं, अपना पहले चीट कोड क्या था, रीजनेबल पर्पस जजमेंट, बोलो Reasonable purpose वापस से बोलो। Reasonable purpose judgment. एक था रीजनेबल अश्योरेंस, नो मैटर हाउ इफेक्टिव, पर्पस मतलब लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस। जजमेंट में दो पॉइंट है, ह्यूमन जजमेंट, मैनेजमेंट जजमेंट। ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है उसको लगाने में, और ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है उसको लगाने में और उसकी इफेक्टिवनेस में, ठीक है, ब्रेकडाउन्स के चक्कर में। जजमेंट बाय मैनेजमेंट, फिर स्मॉलर एंटिटीज और कोल्यूजन, सबसे मेन पॉइंट कोल्यूजन अमॉन्ग एम्प्लॉइज, ठीक है। मैनेजमेंट भी कर सकता है या 2 और मोर पीपल भी कर सकते हैं, दैट्स इट, डन।